शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू शेयरिंग पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स को बदलना होगा और साथ ही कंटेंट बनाने वालों को न्याय संगत हिस्सा देना होगा। उनका कहना है कि न्यूज पब्लिशर्स, स्वतंत्र पत्रकार, दूरदराज के क्रिएटर्स, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स सभी की मेहनत से ही प्लेटफॉर्म की कमाई होती है, इसलिए कमाई का सही बंटवारा जरूरी है। और अगर प्लेटफॉर्म्स खुद से अपनी नीतियों में सुधार नहीं करते तो सरकार कानूनी ढांचा बनाकर इसे सुनिश्चित करने का रास्ता अपना सकती है। Must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere, the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर अश्विनी वैष्णव ने जो बातें सामने रखी हैं, अब इसे विस्तार से समझते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो असीम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने जो स्टेटमेंट दिया है रेवेन्यू शेयरिंग का, खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, इसके मायने क्या है और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश में बहुत सारे युवा लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और अपने आप को क्रिएटर कहते हैं और वहीं से अपनी कमाई सोशल मीडिया से ही करते हैं। आज इसको लेकर के जो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, उनको सोशल मीडिया कंपनियों को अपना रेवेन्यू उनके साथ साझा करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई अगर रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, वो अपना कोई कंटेंट अपलोड कर रहा है तो सोशल मीडिया फेयर तरीके से उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करें। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जो न्यूज बनाने वाली कंपनियां हैं, न्यूज पोर्टल है, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट अपलोड कर रही हैं, उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल मीडिया है, अगर वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट अपलोड कर रही है तो उनको भी फेयर रेवेन्यू मिलना चाहिए। खासतौर पर यही बता दूं कि अभी फिलहाल कुछ ही कंपनियां हैं जो कि क्रिएटर के साथ रेवेन्यू का शेयर करती है। यूट्यूब है या एक्स है, वही प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएटर के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अपने रेवेन्यू क्रिएटर के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम भी है जो कि क्रिएटर के साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करता है। फेसबुक भी तो करता है, तो लेकिन वो काफी कम मात्रा के अंदर अपने रेवेन्यू क्रिएटर के साथ शेयर करता है। तो आज जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनसे ये अपील की है कि जो भी रेवेन्यू आप कमा रही हैं उसका एक फेयर शेयर आप इन सब क्रिएटर्स को दीजिए। अगर ऐसा आने वाले दिनों में होता है या सरकार किसी भी तरह का इसको लेकर के कोई कानून पास करती है तो जो क्रिएटर्स हैं उनको इसका फायदा काफी हो सकता है। जी असीम, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बताने वाले एनसीईआरटी के 8वीं क्लास के चैप्टर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने किताब की सारी कॉपियां जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनसीईआरटी के डायरेक्टर और स्कूल के एजुकेशन सेक्रेटरी को भी कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। डिटेल्स ले लेते हैं, असीम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो असीम, ये जो चैप्टर जोड़ने की बात की गई थी, अब किस तरह का संज्ञान कोर्ट की तरफ से लिया गया है, क्या कुछ कहा गया है पूरे मामले पर, बताएं। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब के अंदर जुडिशरी को भ्रष्ट बताया गया था। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और आज सुनवाई की तारीख तय की थी। ठीक उससे पहले एनसीईआरटी ने इसको लेकर के माफी मांगी और किताब को हटाने का फैसला किया। आज जब से इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाकाफी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में सोची समझी साजिश होने का अनुमान लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि जो भी चैप्टर है उसको हटा दिया जाए, उसकी जितनी भी कॉपियां हैं किताब की उसको जब्त किया जाए। डिजिटल मीडिया या डिजिटल स्पेस पर जो भी सामग्री है इससे रिलेटेड उसको भी हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये किताब लिखी है हमको उसके नाम भी बताइए, हम उनके ऊपर उसकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी इसको लेकर के मांगे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ स्कूल ऑफ एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी नोटिस भेजा
उनको कहा, उनसे पूछा कि बताइए आपको कोर्ट की अवमानना का दोषी क्यों ना माना जाए, आपके होते हुए ऐसी गलती कैसे हुई। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डायरेक्शन पालन करने के लिए सरकार को निर्देश दे दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को करेगा। शुक्रिया असीम इन दोनों खबरों पर पूरी जानकारी बताने के लिए। साथ ही आपको बता दें, एनसीईआरटी मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी स्टेटमेंट सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी में दोषियों पर कार्रवाई की बात की है। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की। अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम में डेलीगेशन लेवल की बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे में रक्षा, सुरक्षा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कई अहम मुद्दों पर समझौते की बातचीत की जा रही है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री का ये दूसरा इजराइल दौरा है। मध्य पूर्व में तनावपूर्ण माहौल के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा के दूसरे दिन यानी आज सुबह यरूशलेम में याद वाशेम होलोकॉस्ट मेमोरियल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर हॉल ऑफ रिमेम्बरेंस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। वहां उन्होंने बुक ऑफ नेम्स को भी देखा जिसमें होलोकॉस्ट पीड़ितों के नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेमोरियल की विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा जिसमें उन्होंने मानवता के खिलाफ हुए इस जघन्य अपराध को याद करते हुए शांति और सद्भाव का संदेश दिया। याद विश्राम की यात्रा इजराइल आने वाले लगभग हर राष्ट्र प्रमुख के लिए एक अनिवार्य और भावनात्मक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2017 की अपनी पहली इजराइल यात्रा के दौरान भी वहां गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। साथ ही भारत और इजराइल के लोगों के बीच संबंधों को और भी मजबूत करने पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया और कहा कि भारत के लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। आप सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत में दूसरी जगहों के लोगों को भी अपना स्वागत करने का मौका दें। वहीं राष्ट्रपति हरजोग ने दोस्ती और सद्भावना के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि मिडल ईस्ट के शानदार भविष्य में भारत एक अहम साझेदार है। उन्होंने भारत के युवाओं को इजराइल में पढ़ाई करने का भी न्योता दिया। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज हमें एक चौपी सेशन जो है वो देखने को मिला है। बात कर लीजिए निफ्टी की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, एक फ्लैट क्लोजिंग बाजार जो है दिखाता हुआ बंद हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें अर्ली ट्रेड की तो वहां पे थोड़े से गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में एक कूल ऑफ जो है वो देखने को मिला है। बाकी की अगर अब इस टाइम पे सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए फार्मा में एक अच्छा खासा जो रुझान है वो आज के सत्र में देखा गया है। लेकिन अगर आईटी की बात करें तो ये अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत जो है फिसलता हुआ नजर आया है। डिफेंस में अच्छा आज रुझान था। पीएसयू बैंक एक हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद हुआ है। ऑटो का भी वही हाल है। लेकिन अगर हम फ्लिप साइड में देखें तो एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स और कैपिटल मार्केट में आज थोड़ी सी मंदी का सत्र जो है वो देखा गया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। तो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स पीवी में अच्छा खासा रुझान था। आयशर मोटर्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स और साथ ही साथ मैक्स हेल्थकेयर अच्छी खासी तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। इनफैक्ट पूरा ही ऑटो सेक्टर आज सुबह से बजिंग मोड में था। अगले हफ्ते इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। फरवरी का जो ऑटो सेल्स का डेटा है उससे पहले ये रुझान है। लूजिंग पॉकेट में देखा जाए तो ट्रेंड इटर्नल में एक ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद ये हमें मंदी देखने को मिली है। पावर ग्रिड और कोल इंडिया यहां पे गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं।
ग्लोबल की उसकी इस टाइम पे बात करी जाए तो वो भी कुछ इतने ज्यादा खास नहीं थे। इस टाइम पे मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में आज जो रुझान है हालांकि पॉजिटिव साइड में था। ओरेकल फाइनेंशियल, मैनकाइंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार एक दायरे में जो है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बंद होता हुआ नजर पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं एफआईज की खरीदारी की। एफआईज ने भारत में करीब 1.5 साल में सबसे बड़ी खरीदारी की है। फरवरी में एफआईज का करीब $2.5 बिलियन इनफ्लो आया है। क्या भारत में एफआईज की वापसी शुरू हो गई है? पूरी डिटेल्स बता रहे हैं सहयोगी हरमास फटाकिया। पिछले कई महीनों की लगातार बिकवाली के बाद एक सवाल जो लोगों को खाया जा रहा था वो ये था कि एफआईआईज भारत के बाजार में लौटकर कब आएंगे। वो जवाब शायद इस महीने तो मिल गया है कि फरवरी 2026 में जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो अब नेट बायर्स की श्रेणी में आ गए हैं। लगभग $2.5 बिलियन के इनफ्लो इस महीने देखने को मिले हैं, जो कि 17 महीनों के यानी कि सितंबर 2024 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा हमें देखने मिला है। और इस महीने पहले 2 महीने की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट्स की जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी सी शांत थी। तो ज़्यादातर जो इनफ्लोज आए हैं $2.5 बिलियन के, उसमें से ज़्यादातर जो है सेकेंडरी मार्केट से होते हुए आए हैं। लेकिन इस $2.5 बिलियन के इनफ्लो के बावजूद अगर पहले 2 महीने का हम नेट फ्लो देखें तो अभी भी वो नेगेटिव टेरिटरी में ही है। लगभग $820 बिलियन के नेगेटिव नंबर है एफआई फ्लोज का। अगर पहले 2 महीने का हम दोनों का मिलाकर आंकड़ा देखें तो बाकी के मार्केट से अगर हम इसे तुलना करें तो इंडोनेशिया के बाजार में आउटफ्लोज देखने मिले हैं, दक्षिण कोरिया के बाजार में आउटफ्लोज देखने मिले, क्योंकि दक्षिण कोरिया का बाजार पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग बाजार था। और एआई से रिलेटेड जो बूम आई है उसमें ताइवान के बाजार में $10 बिलियन तक के इनफ्लोज इस महीने हमें देखने मिले हैं। इस साल हमें पहले 2 महीनों में देखने मिले हैं। भारत के बाजार में ओनरशिप पैटर्न्स भी काफ़ी बदले हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर दिसंबर में जो पिछले साल की अगर हम देखें तो एफआईआईज और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है उसमें गिरावट देखने मिली है, क्योंकि आईपीओज में क्यूआईपीज के जरिए हिस्सेदारी जो है घटाई गई थी और इस हिस्सेदारी जो घटी थी उसे पब्लिक शेयर होल्डर्स ने और जो घरेलू संस्थागत निवेशक है डीआईआईज उन्होंने लैपअप किया है, उनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या ये एफआईआईज की जो एंट्री हुई है, री एंट्री हुई है, क्या वो बरकरार रहेगी? उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो पहले तो अर्निंग स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से जैसे जैसे टैरिफ पॉलिसी पे क्लैरिटी आएगी, जैसे और देशों के साथ डील साइन होंगे, वो ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर होगा एफआईआईज के जो इनफ्लोज को सस्टेन करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जवाब तो मिला है कि एफआईआईज इस महीने भारतीय बाजार में लौटे हैं। अब उम्मीद यही होगी कि ये सिलसिला जो है वो आने वाले समय में बरकरार रहे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नियमों में बदलाव की घोषणा की है। म्यूचुअल फंड्स अब वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स ऑफर कर सकेंगे। नए सर्कुलर में सेबी ने किन बदलावों का जिक्र किया है, पूरी डिटेल्स बता रही हैं सहयोगी विनी। बिल्कुल को बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए हैं जो सेबी के सर्कुलर में है। मेनली कैटेगराइजेशन, रैशनलाइजेशन जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो पहले इक्विटी की साइड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस आए हैं। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड 2 होते थे। एएमसीज इसमें नॉर्मली पहले एक फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते, अब चेंज क्या आ गया है कि एएमसीज दोनों फंड अभी ऑफर कर सकते हैं, वैल्यू फंड भी, कॉन्ट्रा फंड भी। दूसरा चेंज क्या अनाउंस किया इक्विटी साइड पे कि जो ओवरलैप होते हैं, इतने सारे फंड्स में बहुत सारी ओवरलैप्स होती है, सेक्टोरल फंड्स में भी बहुत सारे ओवरलैप्स होती है, तो मैक्सिमम 50% ओवरलैप बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स एंड अदर इक्विटी स्कीम्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इक्विटी स्कीम और आपके सेक्टोरल फंड में 50% से ज़्यादा ओवरलैप है तो वो अलाउड नहीं होगा, मैक्सिमम 50% हो सकता है। दूसरा चेंज क्या है, सेक्टर और थीमेटिक फंड्स की रिस्ट्रिक्शन से कहा गया है कि उन्होंने बोला कि आप जो सेक्टर्स या थीम्स डिसाइड करते हो वो कहाँ से होता है, तो वो एम्फी की जो अब हाफ ईयरली अप्रूव्ड लिस्ट आएगी उसमें से ये न्यू लॉन्चेस हो सकती है। फॉर न्यू लॉन्चेस इसमें से लिस्ट देखनी पड़ेगी, उनकी हाफ ईयरली लिस्ट एक आएगी कि ये सेक्टर्स में भी आप इसमें कर सकते हो, फंड खोल सकते हो, तो ये अभी ये रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट आ जाएगी। इन लिस्ट में से ही और इन सेक्टर्स में से जो एम्फी ने डिसाइड किया होगा उसमें से ही फंड्स अपने नए फंड्स या सेक्टर थीमेटिक फंड्स कर सकते हैं। दूसरी है रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। एक चेंज आई है कि नाउ गोल्ड, सिल्वर और इन्वेट्स है उसमें जो रेसिडुअल पोर्शन बचा होगा, जो अमाउंट में भी कैश में बचा होगा, वो रेसिडुअल पोर्शन अब इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक में भी हेज बन जाता है अगेंस्ट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड इन्वेट्स की तरफ से। कंप्लायंस विंडो कितना है, 3 इयर्स का कंप्लायंस विंडो है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स विथ मोर देन 50% ओवरलैप है तो उनके लिए अभी भी 3 साल है। ऐसा नहीं है कि आज ही सब बंद कर लो, आज ही सब 50% से लोअर ला लो, वो सब नहीं है। 50% ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स उनको ये
मैंडेटरी चेंज जो है 3 इयर्स के टाइम पीरियड में ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट डज दिस मीन फॉर इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी साइड चेंज? एक तो ये मतलब क्लियर बन जाता है कि अभी स्कीम्स की जो डिफरेंट डिविजन्स है वो डिफरेंशिएट्स क्लियरली हो जाएगी। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर हेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो रेसिडुअल अमाउंट है वो गोल्ड सिल्वर इन्वेस्ट में इन्वेस्ट हो सकता है, तो वो एक हेज हो जाता है अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी। एंड ऑब्वियसली मंथली ओवरलैप डिस्क्लोजर्स है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए बेटर बन जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, तो अवेयर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल और मच अवेटेड गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर दी है। कैलिफोर्निया में हुए इवेंट में कंपनी ने 3 स्मार्टफोन्स और नई गैलेक्सी बर्ड्स सीरीज को पेश किया। इस सीरीज में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, S26 प्लस और S26 शामिल हैं। और वहीं फ़ोन के लुक की बात करें तो ये काफ़ी हद तक S25 सीरीज़ की तरह ही है, लेकिन नई सैमसंग ने सीरीज़ में सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर में बड़े बदलाव किए हैं। और आपको बता दें ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें कोई ताक झांक नहीं कर सकता। कंपनी ने तगड़े प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर के साथ इसे लॉन्च किया है। अगर मैं अल्ट्रा की बात करूं, इसमें हमने वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेसी डिस्प्ले डाला है। अब ये अगर मैं बात करूं कंज्यूमर के मापदंड से, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। कोई ना कोई कभी उनके शोल्डर से उनके फ़ोन में देख रहा होता था या लिफ्ट में उनके फ़ोन पे देख रहा होता था। हमने पहली बार एक नई स्क्रीन बनाई है जिसके अंदर हमने पिक्सल लेवल पे काम किया कि जो प्राइवेसी दे सकता है कंज्यूमर के लिए। जब हम कंज्यूमर के बाद इनको टेस्टिंग करने गए, कंज्यूमर ने कहा कि मुझे ये डिफरेंट जगह चाहिए, जैसे कि अगर मैं किसी ऐप को प्राइवेसी कर लूं या मेरे पास कोई बैंकिंग का पासवर्ड आ रहा है मैं उस पासवर्ड पे प्राइवेसी कर लूं, हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे भी एनेबल करवाया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। Powered